एक विकलांग भिखारी, एक कबाड़ी वाला और एक ऑटो ड्राइवर। दिल्ली में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला के साथ ये तीनों बर्बरता से एक वारदात को अंजाम करते हैं। पहले उस महिला के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं और इसके बाद उस महिला को बिना कपड़ों पे सड़क पर तड़पता खून से लथपथ छोड़कर भाग जाते हैं। वो महिला लगभग 6 किलोमीटर सड़क पर ऐसी अवस्था में इधर उधर भटकती रहती है, मदद मांगती रहती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। और इसके बाद एक सेना का जवान सामने आता है, उसकी मदद करता है और तब जाकर ये पूरा केस खुलता है। लेकिन जब ये पूरा केस सामने आया और मैंने भी जब इस पूरी वारदात को आपको बताया था पहले, तब कई लोगों ने भी कमेंट किया था और साथ ही साथ कई लोगों ने सवाल किए थे कि आखिर पुलिस को ये केस सॉल्व करने में इतने ज़्यादा दिन कैसे लग गए, 24 दिन का समय कैसे लिया दिल्ली पुलिस ने, और इतनी बड़ी वारदात थी, ये इतने दिनों बाद कैसे खबरों में आई। तो इसके पीछे दिल्ली पुलिस ने भी अपनी जाँच, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है, उस पर तर्क दिया है और बाकायदा जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है, दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की, वो मैं आज आपको बताऊंगी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसीलिए ये पूरा केस सॉल्व करने में बहुत देर लग गई, क्योंकि जो पीड़िता थी उससे कई सारी चीज़ें निकालनी थी, उससे बातचीत करनी थी, उससे पूछताछ करनी थी, और वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, इसीलिए उससे बड़े ही आराम से हमें पूछताछ करनी थी, ताकि हम जो आरोपी हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया उन तक पहुँच सके। ऐसे में मैं एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरी वारदात बताती हूँ, तब आप समझेंगे किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस है उसने केस सॉल्व किया। और ये जो 3 दरिंदे हैं जिनकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, इनका जो अमानवीय चेहरा है, ये भी आज आप इस वीडियो में समझेंगे। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली का जो भीड़भाड़ वाला इलाका है, सराय काले खां, वहाँ पर तारीख थी 11 अक्टूबर 2024 की, और उस रोज़ आधी रात को 11 तारीख की आधी रात को एक फ़ोन कॉल दिल्ली पुलिस को जाता है। लगभग 3 बजे का वक्त रहा होगा। उधर से एक सेना का जवान बोल रहा होता है, पुलिस से कहता है कि इस जगह पर इस वक्त झाड़ियों के पास एक महिला मैं देख रहा हूँ कि वो पड़ी हुई है, उसके शरीर से खून बह रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, साथ ही साथ उसके तन पर कपड़े नहीं हैं। और जो जवान था उसने ये चीज़ जाहिर की कि उसे लग रहा है कि महिला के साथ कोई अनहोनी हुई है, कोई ऐसी अप्रिय घटना घट गई है। अब इसके बाद पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं, महिला की हालत देखी जाती है, तुरंत ही उस महिला को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया जाता है, क्योंकि जो भी शख्स उस महिला को देख रहा था उसको समझ में आ रहा था कि इसकी जान भी जा सकती है। यहाँ तक कि जो सेना का जवान था उसने बोला था पुलिस वालों को कि आप लोग फ़ौरन आइए और इस माजरे को देखिए, जल्द से जल्द इस महिला को अस्पताल ले जाना पड़ेगा, आप फटाफट आइए, क्योंकि जैसा मैं देख पा रहा हूँ हो सकता है इस महिला की मौत भी हो सकती है। पुलिस वाले भी फ़ौरन आते हैं, तुरंत एक्टिव होते हैं और महिला को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कर दिया जाता है। अब वहाँ पर जब महिला का चेकअप होता है, पुलिस उन्हें माफ़ करिएगा डॉक्टर उन्हें भर्ती करते हैं, तब पुष्टि हो जाती है कि महिला के साथ गैंग रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। डॉक्टर्स पुलिस वालों को बताते हैं, पुलिस हक्का बक्का रह जाती है कि आखिर कैसे एक महिला है, इतनी सारी बैरिकेडिंग लगी थी और इस तरह से एक महिला के साथ ऐसी अमानवीय जो वारदात है वो कर दी गई। अब इसके बाद पुलिस जो है टीम गठन करती है, 10 टीमें बनाती है, और सबसे बड़ा पुलिस के लिए चैलेंज था उन आरोपियों को ढूंढना, क्योंकि जो महिला थी, जो पीड़िता थी, उसकी अवस्था इतनी सही नहीं थी। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, एक तरीके से आप समझिए वो जिंदा लाश बन गई थी। उसके शरीर को इस तरीके से इन दरिंदों ने नोचा खसोटा कि उसकी जो सांसें थी बस वो चल रही थी, लेकिन उसका जो शरीर था वो काम नहीं कर रहा था। वो किसी तरीके से रिकवर करने की डॉक्टरों से कोशिश करते हैं, लगातार कोशिश होती है, और तब धीरे धीरे करके जो पीड़िता है वो कुछ बोलना शुरू करती है, हाथ उठाना शुरू करती है, और धीरे धीरे उसमें चेंजेस आते हैं और वो ठीक होने लगती है। अब ऐसे में जो दिल्ली पुलिस है उन्हें लगता है कि महिला की जो हालत है वो ठीक नहीं है, तो डायरेक्टली पुलिस जाकर उससे पूछताछ ना करे। तो ऐसे में वो 2 महिला सिपाही अपनी तैनात करती है और उनसे कहती हैं कि आप लोग बाकायदा सिविल ड्रेस में जाइए, एक शख्स जो है समाज की कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता बनकर जाए, और एक जो महिला है वो नर्स बनकर उनकी देखभाल करे, वहाँ पर रहे और उनसे बातें निकालने की कोशिश करे, ये पता लगाए कि आखिर वो आरोपी है कौन, क्या वो पीड़िता है, वो उन्हें पहचान सकती है, और उनके साथ क्या हुआ था। अब दिल्ली पुलिस की जो 2 महिला सिपाही हैं वो वहाँ पर जाती हैं, और पुलिस वाले जो हैं वो डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लेते हैं, उनको पूरी प्लानिंग समझा देते हैं कि हमें आरोपियों को पकड़ना है, इसलिए हमें ये स्वांग और ये जो प्लान है वो बनाना पड़ेगा। डॉक्टर्स भी मान जाते हैं। अब इसके बाद 2 महिला सिपाही अस्पताल पहुँचती हैं, वहाँ पर वो उस पीड़िता के साथ बहुत ही मिलजुल कर रहती हैं, उसको ऐसा एहसास दिलाती हैं कि जो भी उसके साथ हुआ वो एक घटना घट गई, पर अभी जो उसकी लाइफ है वो बहुत अच्छी है, वो अच्छे से रह सकती है, और ऐसी ऐसी उससे मोटिवेशन
जिन बातों से आ सके वैसी बातें किया करती। अब इसमें कई सारे दिन लग गए और धीरे धीरे जब ये दोनों महिला सिपाही हैं, इनने एक तरीके से विश्वास जीत लिया उस पीड़िता का, तब दोनों महिला सिपाही ने उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, बातचीत की और हर एक चीज़ पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब जो पीड़िता थी उसने एक एक दास्तान, जो पूरी कहानी थी, वो उन दोनों को समझा दी। और तो और जो एक उड़िया ट्रांसलेटर था वो भी वहाँ पर रखा गया था ताकि उनकी बातों को ठीक से समझा जा सके, क्योंकि जो महिला थी जिसके साथ गैंगरेप हुआ वो उड़ीसा की रहने वाली थी और उसने भी कई तरीके के सामाजिक कार्यकर्ता रह चुकी है और उसने कई ऐसे एनजीओज के लिए काम भी किया। वो उड़ीसा से दिल्ली आती है, यहाँ पर आकर उसकी स्थिति ठीक नहीं रहती, उसकी मानसिक हालत खराब हो जाती है, उसके पेरेंट्स उसे ढूंढने भी आते हैं लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती। और इसीलिए जो पुलिस वाले हैं उन्होंने एक उड़िया ट्रांसलेटर भी रखा था ताकि अगर वो ऐसी कोई भाषा उड़ीसा में बोल रही हैं तो वो समझी जा सके। अब इसके बाद जो महिला सिपाही हैं वो हर एक डिटेल निकाल लेती हैं, पता लगा लेती हैं कि उस महिला के साथ क्या हुआ। वो पीड़िता एक एक करके बताती है कि उसके साथ कैसे उन दरिंदों ने गैंगरेप किया, फिर उन्हें ऑटो से फेंक दिया, वो सड़क पर करीब करीब भागती रही राजघाट से सरायकाले तक। सोचिए कितने सारे लोग होते हैं, कितनी सारी गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन किसी ने पीड़िता की मदद नहीं की। और जब वो बेसुध हो गई तो एक झाड़ी के पास बिना कपड़ों के खून से लथपथ आकर गिर गई और उसी वक्त उसे सेना के नौजवान ने देखा और पुलिस को फौरन इत्तला की। अब पुलिस के पास डिटेल आ चुकी थी कि हाँ, एक ऑटो वाला शख्स है जिसने महिला को नीचे फेंका और पुलिस को पता लग गया कि हो ना हो वो आदमी ऑटो चलाता ज़रूर होगा। अब इस पूरे केस में पुलिस के पास पीड़िता का बयान था कि भाई उसके साथ क्या हुआ, कैसे, कब कब, आधार पर सारी चीज़ें पुलिस को पता लग गई। लेकिन पुलिस के पास कुछ सबूत थे मजबूत, लेकिन अभी भी चेहरा सामने नहीं था क्योंकि जो पीड़िता थी वो सही से नाम नहीं बता पा रही थी, उसे और कुछ भी ठीक से नहीं पता था। वो बस ये बता रही थी कि एक ऑटो वाला शख्स था, वो मुझे बिठा लेता है, फिर उसके साथ कुछ और लोग भी थे। तो सारी कहानी पुलिस को अब खुद ही निकालनी थी और खुद ही आरोपियों तक पहुंचना था। इसके लिए पुलिस 10 टीमों का गठन करती है अपनी और फिर सबको बोलती है कि जो पीड़िता की आखिरी लोकेशन थी वहां से लेकर करीब करीब 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दायरे में जितने सीसीटीवी आते हैं उन्हें खंगाल लो, पूरे दिन के सीसीटीवी खंगाल लो। 11 तारीख और 10 तारीख, क्योंकि 11 अक्टूबर की रात को फ़ोन आया था, तो पुलिस वाले कहते हैं कि 10 तारीख के जितने भी सीसीटीवी हैं वो भी हमें जांच करनी पड़ेगी। और इसीलिए दिल्ली पुलिस के जो नौजवान हैं वो करीब 700 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हैं और इसके बाद उन्हें 10 तारीख को करीब करीब 10 बजे के आसपास ही सुबह रेलवे स्टेशन दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो पीड़िता है वो बाहर निकलती हुई दिखती है। अब पुलिस को लगता है हो ना हो ये जो पूरी वारदात है या जो भी आरोपी है वो उसका दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुछ ना कुछ लेना देना है, या फिर वो इसी के इर्द गिर्द होगा, या पीड़िता ने ऑटो वाला बताया था तो हो सकता है कि ऑटो जो यहाँ पर चलते हैं उनमें से कोई एक शख्स हो। अब इसलिए पुलिस आगे और अलर्ट करती है और कहती है कि जो रेलवे स्टेशन है उसके पास से आप पीड़िता को ट्रेस करो, मतलब 10 बजे जब वो हमारा देखी गई है तो वो वहाँ से कहाँ जा रही है वहाँ के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालो और एक पूरा साइट मैप बना लेती है, डिजिटल मैप बना लेती है उसका कि जो महिला है जिसके साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया वो कब कहाँ पहुँच रही है। जैसे कि 10 बजे वो दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलती देखी गई, उसके बाद वो कहाँ जा रही है, वहाँ अगर कोई सीसीटीवी लगा है वहाँ ट्रैक करो, फिर जहाँ पहुँची वहाँ सीसीटीवी लगा है तो वो ट्रैक करो। इस तरीके से पुलिस वाले महिला के सीसीटीवी को ट्रैक करने लगते हैं और साथ ही साथ 150 ऑटो वालों की लिस्ट बनाई जाती है। अब इसी सिलसिले में पुलिस को एक सबसे बड़ा क्लू मिलता है। वो क्लू ऐसे मिलता है कि जब पुलिस पीड़िता को ट्रेस करने लगती है तो वहीं पर उन्हें एक ऑटो वाला दिख जाता है। अब पुलिस ये चेक करना चाहती है कि जहाँ पर पीड़िता जा रही है वहाँ पर जो ऑटो वाला उन्हें मिलता है क्या वो उनकी जो 150 लोग की उन्होंने सस्पेक्ट की लिस्ट बनाई है ऑटो वालों की उनमें है कि नहीं है। और पुलिस जब ये जांच करती है तो उन्हें पता लगता है कि हाँ, ये जो ऑटो वाला है जो यहाँ पर खड़ा है जिसकी नंबर प्लेट है वो भी सस्पेक्ट है। अब पुलिस को लगता है कि हो ना हो हमें सबसे पहले इस आदमी से बात करनी चाहिए। पुलिस उसकी डिटेल निकालती है, पता लगता है कि उसके ड्राइवर का नाम है प्रमोद महतो। पुलिस उसको पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है और तब जाके पूरी जो वारदात है वो खुलकर सामने आती है। 11 अक्टूबर को वारदात हुई थी। पुलिस लंबी इन्वेस्टिगेशन करती है और 30 अक्टूबर को पहली बार ऑटो ड्राइवर अरेस्ट किया जाता है। और ऑटो ड्राइवर को अरेस्ट करने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है। तब पुलिस के सामने 2 और चेहरे आते हैं। एक आता है विकलांग, जो दिव्यांग है, जो चल नहीं सकता ठीक से, जो भीख मांगता है सड़कों पर, वो भी महिला के साथ रेप करता है। और इसके बाद एक और नाम आता है कबाड़ी वाले का, जिसका नाम प्रमोद है। उसकी सेंट्रल मार्केट में एक दुकान है कबाड़ी की, उसने भी महिला के साथ रेप किया। एक एक करके पुलिस इन तीनों को अरेस्ट करती है। पहले ऑटो ड्राइवर को अरेस्ट करती है, उसके बाद प्रमोद को अरेस्ट करती है, प्रमोद के बाद भिखारी को अरेस्ट करती है। और इन सबको अरेस्ट करने के बाद जो पुलिस है
उनका ये कहना है कि उन्हें भले 24 दिन लग गए इस पूरे केस में जो आरोपियों ने पकड़ने में, लेकिन अब वो जल्द से जल्द जो पीड़िता है उन्हें न्याय दिलाएगी। ये जो 3 चेहरे आप देख रहे हैं जिन्होंने उस महिला के साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद उसे मरता हुआ सड़क पर ऐसे ही छोड़कर फेंक कर भाग गए, उनको पुलिस ने कहा है कि वो कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी और वो भी बहुत जल्द से जल्द। तो अब फिलहाल ये तीनों जो मैं आपको अगर नाम बताऊं तो ऑटो ड्राइवर का नाम है प्रभु महतो, जो विकलांग है जो बताया जा रहा है भिखारी है उसका नाम है मोहम्मद शमशुल, और एक कबाड़ी वाला है उसका नाम है प्रमोद। ये तीनों अभी फिलहाल पुलिस की अरेस्ट में है, पुलिस ने इनको पकड़ लिया है और अब पुलिस पूरी तरीके से महिला को न्याय दिलाने में जुट गई है।